Assalamualaikum. Today I am here to teach you Principles of Accounting ICOM Part 2. Author name is Suhail Afzal and Mohammad Arif Chaudhary. आज हम लोग ने 12 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं और आज हमने करना है 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन बिल्कुल 12 क्वेश्चन जैसे हम कर चुके हैं बिल्कुल वैसा ही है और जो कि हम फर्स्ट ईयर में भी कर चुके हैं। अच्छा, तो आज हमने करना है 13 क्वेश्चन। तो इसमें से हमारे पास क्या है, Mahmood keeps his books by single entry and desires you to prepare profit and loss account for the year ended to 30 September 2017। तो यानी ये हमारे पास 2017 का ईयर हमें गिवन है, ठीक है। तो हमारा जो एंडिंग है, एंडिंग कैपिटल जो होगा हमारा वो 2017 का है, ठीक है। टुगेदर विद द बैलेंस शीट एज दैट ऑन दैट डेट अपॉन एनालाइजिंग ऑफ द कैश बुक फॉर द ईयर फाइंड द फॉलोइंग, ठीक है। तो हमारे पास ये 2017 का और बैलेंस शीट भी हमें बनानी है। अच्छा, ये इन्होंने हमें डेटर से जो हमने जितना रिसीव किया, ठीक है, वो दिया हुआ है और कैश से इन्होंने दी हुई है और ये सारे हमें बैलेंसेस गिवन है और ये हमारे पास कैश का बैलेंस है। जैसे हमारे पास पिछले क्वेश्चन का बैलेंस शीट ही गिवन था, बिल्कुल वैसे ही बैलेंस विद कैशियर ऑन 30 सितंबर 2017 हमें यहाँ पर गिवन है कैश के तौर पर, ओके, कैश इन हैंड यानी। अच्छा, फिर हमारे पास ये इन्होंने बैलेंसेस दिए हुए हैं जो कि हैं हमारे पास 1 अक्टूबर 2016 और हमारे पास एंडिंग का है 30 सितंबर 2017। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो हमें बैलेंसेस दिए हुए हैं ये हमारे पास ओपनिंग के बैलेंसेस हैं। तो एंडिंग के बैलेंसेस हमें मिलेंगे यहाँ पर ऑन 30 जून ऑन 30 सितंबर 2017, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इसके बाद एंडिंग दिए हुए हैं और उससे ऊपर हमें सारे ओपनिंग के दिए हुए हैं। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और उसके बाद हमें एडजस्टमेंट भी दी हुई है, इसको भी साथ साथ देखना है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं एंड ट्रेडिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस शुरू करते हैं। पहले हमें डेटर्स अकाउंट और क्रेडिटर्स अकाउंट बनाए क्योंकि हमें परचेजेस एंड सेल्स गिवन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डेटर्स अकाउंट एंड क्रेडिटर्स अकाउंट बना चुकी हूँ। तो डेटर्स अकाउंट में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, जो ओपनिंग बैलेंस हमें दिया होता है किसका, डेटर का। तो डेटर का ओपनिंग बैलेंस हमें ओपनिंग बैलेंसेस में यानी 1 अक्टूबर 2016 में गिवन है। तो वो हमारे पास डेटर्स का जो बैलेंस है वो है 68,000। तो हम इसी तरह बैलेंस बीडी हमें हमेशा इसका लिखते हैं, तो हमें वही लिखना है, ठीक है। तो हम वही लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग बैलेंस बीडी हमेशा लिखते हैं जैसे, तो ये डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है। तो जो कि हमारे पास है 68,000, ठीक है, ओपनिंग बैलेंसेस में ये गिवन है। उसके बाद हमें डेटर्स का एंडिंग बैलेंस में जो दिया हुआ है वो भी हमें लिखना होता है, मगर मैंने आपसे कहा था कि ये हम नीचे करके लिखते हैं क्योंकि इससे ऊपर हमें एक और चीज़ भी लिखनी होती है और वो चीज़ होती है कि कितना कैश जो है हमें मिल चुका है, कितना कैश मिल रहा है, ठीक है, ये सब कुछ। तो डेटर से हमें रिसीव हुआ, जबकि ऊपर लिखा हुआ है रिसीट्स फ्रॉम डेटर्स, तो वो हमें 78,000 हमें रिसीव हो चुका है। तो हम वो लिखते हैं उसका कैश रिसीव या इस तरह से लिख दें, ठीक है। तो कैश रिसीव में हमारे पास वैल्यू है 78,000 और सॉरी हमने एंडिंग बैलेंस तो लिखा ही नहीं है। एंडिंग बैलेंस में हमारे पास जो डेटर्स का बैलेंस है वो है 92,000, ओके। तो 92,000 लिख दिया। अब हमने इनका टोटल करना है। यहाँ का तो टोटल 68,000 है मगर वहाँ का ज़्यादा है, तो वो देख लेते हैं वो क्या है। तो वो हमारे पास आ जाता है 78,000 प्लस 92,000, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 1,70,000, ठीक है। तो ये यहाँ पर हम नीचे लिख लेते हैं क्योंकि ये वैल्यू ज़्यादा है और जब ज़्यादा वैल्यू होती है तो हम नीचे लिख देते हैं उसको। तो यहाँ पर हमने लिख दिया। अब इस वैल्यू को हम माइनस करेंगे जो कि हमारी डेबिट वाली साइड की है, ठीक है। तो वो है वैल्यू हमारे पास 68,000, तो इसको इससे माइनस करना है। 1,70,000 माइनस 68,000, ठीक है। तो इसको माइनस किया तो आ जाता है 1,02,000। तो हमारे पास 1,02,000 आया और इसको हम नाम देते हैं सेल्स का। और ये जो हम फाइंड करते हैं वो क्रेडिट सेल फाइंड करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं सेल्स क्रेडिट, ठीक है। तो ये लिखेंगे, फिर उसके बाद हमारे पास वैल्यू आ गई है 1,02,000, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से लिख दी है। तो यहाँ पर जब हमने इस तरह से लिख दिया है, अच्छा हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। पर मैं आपको एक बात बता दूं कि डेटर्स अकाउंट के आगे हमेशा जो है ना, अगर हम क्रेडिट से लिख देते हैं ना तो एग्जामिनर के सामने जो है ना बहुत अच्छा यानी इंप्रेशन पड़ता है। इस वजह से लिख दिया करें क्रेडिट सेल, ये इंप्रेशन अच्छा पड़ता है इससे, ठीक है। इस तरह से मार्कर से ये चीज़ लिख दिया करें क्रेडिट सेल है और यहाँ पर क्रेडिट परचेज है, ठीक है। तो ये चीज़ लिख दिया करें।
अच्छा, तो यहाँ पर हमें क्रेडिट परचेज सेल फाइंड करनी होती है और यहाँ पर क्रेडिटर में हमें क्रेडिट परचेज फाइंड करनी होती है। और यहीं पर मैंने आपसे एक बात भी कही थी कि बैलेंस बीडी डेबिटर साइड पे के यहाँ पर आता है, मगर बैलेंस बीडी जो है क्रेडिटर्स का यहाँ पर आता है, ठीक है। तो बैलेंस बीडी यानी ओपनिंग बैलेंस जो क्रेडिटर्स का गिवन है वो क्या है, तो वो हमें गिवन है यहाँ पर बैलेंस बीडी 26,000, ठीक है। तो बैलेंस बीडी जो है क्रेडिटर्स का वो है 26,000, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया। फिर उसके बाद तो फिर यहाँ पर हमें क्या, कैश पेड, तो कैश कितना पे कर लिया है, ठीक है। परचेजेस में हम हमेशा पे करते हैं ना, तो इस वजह से इसका पेड, ठीक है। तो कितना कैश पे किया है, तो उसका हमारे पास है 46,000, ठीक है। तो 46,000 हमारे पास कैश है। और फिर बैलेंस सीडी यानी क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस में हमें गिवन है बैलेंस सीडी, ठीक है। तो बैलेंस सीडी हमारे पास गिवन है, हमें गिवन है 18500, ठीक है। तो ये हमारे पास ये सारे आ गए हैं। अब हमें फाइंड करना है क्रेडिट परचेजेस। यहाँ का तो हमारे पास 26,000 है, मगर यहाँ का कितना है हमारे पास 46,000 प्लस 18,500, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 64,500। तो ये हमारे पास टोटल यानी ज्यादा वैल्यू है, ठीक है। तो हम ये लिख लेते हैं 64,500, सॉरी। अच्छा, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पर लिख ली और दोनों साइड पे लिख लेते हैं हम जैसे, ठीक है। और अब इसको माइनस करेंगे हम किससे, 26,000 से। तो 26,000 से माइनस करो तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 38,500। तो परचेजेस और इसको क्रेडिट पर लिख दें क्रेडिट पर, ठीक है। तो क्रेडिट परचेजेस हमारे पास कितनी है, 38,500। तो यहाँ पर हमारा डेटर्स एंड क्रेडिटर्स का अकाउंट तैयार हो चुका है, यानी हम रेडी कर चुके हैं इसको, ये कंप्लीट हो चुका है हमारा। अब हम चलते हैं ट्रेडिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरफ। तो यहाँ पर हमने बना लिया है ट्रेडिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर हमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखने हैं, यहाँ पे हमें डायरेक्ट रेवेन्यूज एंड इनडायरेक्ट रेवेन्यूज लिखने हैं। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं कि हमारे पास ओपनिंग स्टॉक आता है और ओपनिंग स्टॉक हमें ओपनिंग बैलेंसेस में गिवन है। ओपनिंग स्टॉक को हमारे पास गिवन है हमें 28,500, ठीक है। तो 28,500 ओपनिंग स्टॉक हमें गिवन है। और फिर हमारे पास है उसके बाद जो चीज़ हमेशा लिखी जाती है वो है परचेजेस। तो परचेजेस हम लिख लेते हैं और परचेजेस हमने फाइंड की हैं जो कि हमारे पास क्रेडिट परचेज है, ठीक है। तो वो हमें गिवन है 38,500, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ तक उसके बाद जो है हम लोग हमें जैसे हमारा पिछले क्वेश्चन में वेजेस आया था उस तरह से अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई और भी चीज़ है कि नहीं, तो फिर हम वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें जैसे कि वेजेस गिवन नहीं है तो हम वो नहीं लिखेंगे, पर इसके अलावा भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस बहुत सारे होते हैं तो हम वो भी देख लेते होते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट, सॉरी, तो हम वो भी देख लेते हैं, मगर इसमें नहीं है तो हम लोग ऑफ कोर्स फिर नहीं लिखेंगे इस बार। तो फिर अब हम लोग आ जाते हैं इस साइड पे, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम आ जाते हैं इस साइड पे तो डायरेक्ट रेवेन्यूज वाली साइड पे, तो डायरेक्ट रेवेन्यूज वाली साइड पे हमारे पास है, सबसे पहले आता है सेल्स, ठीक है, मोस्टली। तो सेल्स हम लोग ले लेते हैं। सेल्स हमारे पास कैश भी गिवन है और क्रेडिट भी, इसलिए हम इस तरह से लिखते हैं, एक बार क्रेडिट सेल और दूसरी कैश सेल, ठीक है। तो इस तरह से हम दोनों ले लेते हैं और फिर आखिर में इन दोनों को प्लस करके सामने लिख देते हैं, पहले इनर कॉलम में लिखते हैं। तो क्रेडिट सेल जो कि हमें गिवन तो नहीं थी, हमने खुद फाइंड की थी, ठीक है। तो क्रेडिट सेल हमारे पास थी 1,02,000, तो वो हम इनर कॉलम में ऐसे करके यहाँ पर लिख लेते हैं। और फिर हमारे पास है कैश सेल, तो कैश सेल हमारे पास है 48,000, ठीक है। तो 48,000 भी हम यहीं पर लिखेंगे, ठीक है। तो 48,000 प्लस 1,02,000 करें तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है वो है 1,50,000, ठीक है। तो 1,50,000 हम यहाँ पर आगे फिर लिख लेंगे। उसके बाद जो हमारे पास और भी चीज़ें होती हैं, मगर यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें कोई भी और डायरेक्ट रेवेन्यूज नहीं दिए हुए, तो हमारे पास जो लास्ट चीज़ आती है इधर क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है। तो इधर ओपनिंग स्टॉक आता है डेबिट वाली साइड पे और यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक एंड इस साइड पे, ठीक है, रेवेन्यूज वाली। तो यहाँ पर है क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक हमें गिवन है यहाँ पर एंडिंग क्लोजिंग स्टॉक हमें एंडिंग वाली साइड पे गिवन है 32,660, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस तरह से लिख लेते हैं। अब हमने क्या करना है, इन दोनों का टोटल कि कौन सी साइड ज्यादा है, हमें पहले ये फाइंड करना है। फाइंड कर लेते हैं, इसका भी ले लेते हैं और इसका भी ले लेते हैं और फिर बताते हैं।
तो अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं, ठीक है, यानी इस साइड को प्लस करते हैं रेवेन्यूज वाली साइड को, तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 1,18,182,660, ठीक है, 1,82,660, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमारे पास ये वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि दूसरी वैल्यू का ही अगर देखें तो हमारे पास आता है 67,000 इस साइड का, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1,82,660। तो ये यहाँ पर लिख लेते हैं, क्योंकि हमें नीचे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज भी लिखने हैं। तो यहाँ पर हमने ये लिख लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने ये वैल्यू लिख दी है, अब हमें इसका भी टोटल लिखना है, जो कि हमारे पास है टोटल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। तो टोटल डायरेक्ट एक्सपेंसेस मैं आपको बता चुकी हूँ कि 67,000 है, तो वो भी हम लिख लेते हैं यहाँ पर 67,000, ठीक है। अब हमने इन दोनों को आपस में यानी 1,82,660 को माइनस करना है 67,000 से, तो ये माइनस कर लेते हैं, ठीक है, -67,000। तो हम माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 1,15,660। तो यहाँ पर हमारा ये जो होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस का या रेवेन्यूज का, तो वो हमारे पास आता है ग्रॉस प्रॉफिट कहलाता है वो। तो 1,15,660 ये हमारे पास आ गया है, और इसको हम डबल लाइन कर देते हैं ताकि अच्छा लगे, ठीक है, पता चले आंसर इस चीज़ का आ गया। तो यहाँ तक हमारा टोटल डायरेक्ट एक्सपेंसेस और ग्रॉस प्रॉफिट हमारे निकल रहे हैं, ठीक है। अब हमने निकालना है नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, ठीक है। अब जो भी निकल सकता है देखते हैं। अगर हमारी रेवेन्यूज वाली साइड ज़्यादा होती है तो हमारा प्रॉफिट होता है, और अगर हमारा एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं तो हमारा लॉस होता है। आप सब जानते हैं कि रेवेन्यू का मतलब ही मुनाफा है, फ़ायदा है, तो फ़ायदा का मतलब ही प्रॉफिट है, तो ज़ाहिर है प्रॉफिट ही फिर निकलेगा, और एक्सपेंसेस खर्चा तो खर्चा ही है। तो अच्छा, उसके बाद हम लोग अब कर लेते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की तरफ आते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमारे पास है सबसे पहले जो है वो है मैनेजर सैलरी, ठीक है। वैसे फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग की बुक में हमें ये प्रॉपर डाटा गिवन है कि कौन सी चीज़ क्या डायरेक्ट है, कौन सी इनडायरेक्ट है, ठीक है। मैं आपको वो भी शेयर कर दूंगी, ठीक है। खैर अभी हम जो करें वही करेंगे। तो अच्छा, मैनेजर सैलरी, तो इसकी हमारे पास वैल्यू है 4,000। उसके बाद है हमारे पास स्टाफ सैलरीज की हमारे पास है, हमें गिवन है 24,000। उसके बाद हमें गिवन है जनरल एक्सपेंसेस, ठीक है। तो जनरल एक्सपेंसेस हमें कितने हैं गिवन, कितने हैं 24,275, ये हमारे पास है जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस के बाद जो है हमारे पास वो है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, तो वो उसकी वैल्यू हमें गिवन है 525 रुपीज़, ठीक है। तो आप भी बुक में साथ साथ देखते रहें, जब ये समझते हैं तो बुक को सामने रखें ताकि साथ साथ समझ में आए। तो अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो है चीज़ें वो है डेप्रिसिएशन की, जो कि हमें एडजस्टमेंट में गिवन है डेप्रिसिएशन, ठीक है। फर्नीचर का गिवन है, बिजनेस प्रीमिसेस का गिवन है, और डाउटफुल डेट्स है हमारे पास, ठीक है। तो अब इन तीनों चीज़ों को लेना है हमने। सबसे पहले फर्नीचर का हम ले लेते हैं डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन फर्नीचर का ले लो, इसकी वैल्यू हमारे पास फर्नीचर की वैल्यू लो और उसको मल्टीप्लाई करो, जो कि हमें फर्नीचर की वैल्यू परसेंटेज दी हुई है जो कि 10 है, ठीक है। तो वो ले लेते हैं इस तरह से, ठीक है। तो हमारे पास जो कि फर्नीचर है वो है 4,000, राइट। कितना है फर्नीचर हमारे पास जो कि है वो है, तो फर्नीचर का जो कि है हमारे पास वो असल में 5% है, मुझसे थोड़ी मिस्टेक हो गई, मैंने 10% देख लिया, ठीक है। तो फर्नीचर का हमारे पास 5% है, तो जब 4,000 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 100 करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 200, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस तरह से ले लेते हैं 200, और उसके बाद है हमारे पास डेप्रिसिएशन किसका, प्रीमिसेस का, ठीक है, बिजनेस प्रीमिसेस। तो वो ले लेते हैं बिजनेस प्रीमिसेस का डेप्रिसिएशन, तो वो हमारे पास वैल्यू जो कि है वो है 48,000, और कितना परसेंट, 10% डिवाइड बाय 100। तो यहाँ पर हमने ले लिए है, तो इसको जब किया तो 4800 आ गया हमारे पास। तो इस तरह से यहाँ पर लिख देंगे। फिर अब हमने क्या करना है,
इसके बाद हमें रिजर्व फॉर बैड डेट्स निकालने हैं, यानी जो कि हमें डाउटफुल डेट्स गिवन है, तो वो हम लोग निकाल लेते हैं। बल्कि निकालना नहीं है, इन्होंने खुद ही दिया हुआ 3500 फॉर डाउटफुल डेट्स, तो हमें यहाँ पर निकालने की जरूरत नहीं है, उन्होंने दिया हुआ है। तो रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है, और डाउटफुल डेट्स की मैं फुल नहीं लिख रही, ठीक है, तो इस तरह से मैं लिख रही, सॉरी, डाउटफुल डेट्स, ठीक है, ऐसे लिख रहे हैं। तो यहाँ पर मैं लिख दिया है, और अब हमारे पास ये है 3500, इस तरह से लिख दिया। अब हमारी ये साइड कंप्लीट हो चुकी है, अब हम चलते हैं इस साइड की तरफ, ठीक है। तो इस साइड पे हमारे पास जो पहली चीज है वो आता है ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि यहाँ से ट्रांसफर होता है यहाँ पर, क्योंकि असल में तो ये रेवेन्यू साइड का है ना, इस वजह से हम ये इसको इस साइड पे लेकर आते हैं। तो हमारे पास है सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास कितना था, 1,15,660, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से लिख दिया। फिर उसके बाद अब हमारे पास, तो यहाँ पर अब हमने रेवेन्यू की साइड को भी कंप्लीट कर लिया, क्योंकि हमारे पास कोई और रेवेन्यू नहीं है। तो अब हम इसका टोटल ले लेते हैं, ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का और इनडायरेक्ट रेवेन्यूज का। तो यहाँ पर जब हम इसका टोटल लें तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो है 61,300, ठीक है। तो यहाँ पर हम वैल्यू ये ले लेते हैं और यहाँ पर ये लिख लेते हैं, ठीक है, इस लाइन को लंबा करना है। अच्छा, ठीक, और सॉरी, ये हम यहाँ पर तो नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पास वैल्यू ये वाली ज़्यादा बड़ी है, तो हम ये वाली वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो 115,660, 115,660, ठीक है। यहाँ पे हमने ये दो वैल्यूज ले ली। अब हमने इसका जो है 115,660, इसको माइनस करना है इसके टोटल से, जो कि हमारे पास आया 61,300। पहले हम लिख लेते हैं टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के हमारे पास टोटल कितने एक्सपेंसेस हैं, तो वो हम लोग लिख लेते हैं। तो वो हमारे पास है 61,300। तो जब इसको इसमें से माइनस करो तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो है 54,360। तो यहाँ पर हम ये इस तरह से लिख लेते हैं 54,360, और ये हमारे पास है नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिख लिया। अब हम लोग का यहाँ पर क्वेश्चन नहीं, ट्रेडिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर जो है हमने यहाँ पर ट्रेडिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। तो यहाँ पर हमने मिस्टर महमूद बैलेंस शीट, ठीक है, बैलेंस शीट बना रहे हैं एज एट 31 दिसंबर 2016। एक कॉलम हमने एसेट्स का बना लिया और दूसरा इक्विटीज़ का, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास सबसे पहली चीज़ आती है वो कैश इन हैंड एंड कैश एंड बैंक है, वो वगैरह, ठीक है, यानी करंट एसेट्स आते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर कैश इन हैंड हमें गिवन है, तो हम वो लिख लेते हैं। कैश इन हैंड कहाँ पर गिवन है, मैं आपको ये बात बता चुकी हूँ, ठीक है। तो कैश इन हैंड जो है हमारे पास वो है 7700, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया 7700। उसके बाद जो है हमारे पास वो है स्टॉक, ठीक है, और ये हमेशा एंडिंग का करता है। स्टॉक हमेशा हमें एंडिंग साइड में, एंडिंग बैलेंसेस में गिवन रहता है, तो वो है स्टॉक, ठीक है। तो स्टॉक हम लोग लिख लेते हैं। स्टॉक है हमारे पास 32,660, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमने लिख लिया। इसके बाद जो हमारे पास चीज़ है वो है डेटर्स, जो कि हमारे पास करंट एसेट में ही आती है। मगर डेटर्स की हमें वैल्यू जो दी हुई है, वैल्यू क्या, डेटर्स जो है हम इनर कॉलम में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें इसका डाउटफुल डेट्स दिए हुए हैं, ठीक है, और डाउटफुल डेट्स जो कि है हमारे पास वो हम लोग लेस करते होते हैं, तो हम वो इस तरह से लिख लेते हैं लेस, ठीक है, और इसको बैड डेट्स का नाम दे दें। वैसे डाउटफुल डेट्स बैड डेट्स नहीं हो सकते, आप इसको डाउटफुल डेट्स ही वैसे कहें, ठीक है। तो डाउटफुल डेट्स हैं ये, ठीक है। तो डाउटफुल डेट्स लिख दें। डाउटफुल डेट्स है हमारे पास, और डाउटफुल डेट्स हमें इन्होंने दिए हुए 3500, ठीक है। तो 3500 को लेस कर देना है कितने में से, 92,000 में से, ठीक है। तो 92,000 माइनस 3500, ठीक है। तो जब इसको लेस किया तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 88,500, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लिख लेते हैं 88,500। यहाँ पर ये वैल्यू आ गई है। तो अब हमने नेक्स्ट जो चीज़ करनी है वो हमारे पास है, जो चीज़ है वो है फर्नीचर। अब हमारे फिक्स्ड एसेट्स स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो फर्नीचर, तो फर्नीचर की हमें जो वैल्यू गिवन है वो है 4000, ठीक है। तो 4000 हम इनर कॉलम में ही लिखेंगे। उसके बाद फर्नीचर का जो है हमें डेप्रिसिएशन निकालना है, जो कि 5% है, ठीक है। तो 5% डेप्रिसिएशन निकालो तो हमारे पास, मुझे याद है अभी भी 200, ठीक है, जो कि मिस्टेक हुई थी वैसे मुझसे, तो वो मुझे अभी तक याद है। तो हमारे पास ये 200 आया, ठीक है।
तो 200 है, 4000 में से 200 को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो है 3800, ठीक है। तो 3800 यहाँ पर आ गया। उसके बाद हमारे पास है प्रीमिसेस, ठीक है। तो प्रीमिसेस की हमें वैल्यू जो गिवन है वो है 48,000, ठीक है। तो 48,000 को लेस करना है किस में से, डेप्रिसिएशन जो कि हमें गिवन है 10% पर, ठीक है। तो हमारे पास 48,000 का जब 10% करें तो हमारे पास आ जाता है 4800, ठीक है। तो जब इसको लेस करो, 48,000 को माइनस करो, लेस करो 4800 में से, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है वो है 4800 से लेस करो तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो है 4,3200, ठीक है। तो इस तरह से है, तो यहाँ पर इस तरह से लिख दी 43,200। अच्छा, तो यहाँ पर ये हमारे पास आ गया। इसके अलावा हमारे पास कोई भी चीज़ एसेट में नहीं आती। अब हम चलते हैं इक्विटीज़ वाली साइड पे। तो इक्विटीज़ वाली साइड पे हमारे पास सबसे पहली चीज़ कौन सी आती है, कैपिटल, ठीक है, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो इक्विटीज़ वाली साइड पे जैसे हमारे पास सबसे पहले आता है क्रेडिटर्स, ठीक है, मोस्टली। तो यहाँ पर क्रेडिटर्स लिख लेते हैं। क्रेडिटर्स की जो वैल्यू है हमारे पास वो है 18500, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि हम कैपिटल लिखते हैं और कैपिटल में हमेशा नेट प्रॉफिट को ऐड किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कैपिटल लिख दें। तो कैपिटल है हमारे पास जो कि ओपनिंग का होता है और एंडिंग का, वो दोनों का एक ही होता है। तो कैपिटल है 1,03,000, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम इनर कॉलम में लिखेंगे। और क्यों, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो ऐड करेंगे हम नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट को ऐड करना है हमने किस में, कैपिटल में, ये बात याद रखिएगा। तो फिर हमारे पास वैल्यू आ जाती है 54360, जो कि हमारे पास नेट प्रॉफिट निकला है। तो ये आ गया हमारे पास यहाँ पर। और फिर जब इसको टोटल करो तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो है ये यहाँ पर 1,57,360, ठीक है। तो वो हम लिख देते हैं फिर सामने। तो यहाँ पर लिख दिया हमने। अब हमारे पास जो है, वैसे अब और कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। तो अब हमारे पास और कोई भी चीज़ नहीं है, तो हमारा ये वाली साइड एसेट्स एंड इक्विटीज़ की साइड डन हो चुकी। अब हमने इसका टोटल करना है। तो जब टोटल करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी सबसे पहले इस साइड के एसेट्स की, ठीक है, तो वो वैल्यू हमारे पास आती है। और मैं आपको बता चुकी हूँ कि एसेट्स और इक्विटीज़ की वैल्यू सेम आनी चाहिए, और अगर सेम आई है तो मतलब आपका आंसर सही। तो हमारे पास वैल्यू आती है 1,75,860 रुपीज़। तो यहाँ पर हम लोग ये वैल्यू आती है हमारी 1,75,860 रुपीज़। और यही अगर हम करें इक्विटीज़ वाली साइड पे तो हमारी यहाँ पर भी यही वैल्यू आती है। आप कर सकते हैं, ठीक है। 1,57,360 से, ठीक है, प्लस करना है 18,500। तो ये करें तो हमारे पास यही वैल्यू आती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम यही वैल्यू लिख लेते हैं 1,75,860, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन डन हो चुका है, क्वेश्चन ही डन हो चुका है, ठीक है। अच्छा, आपको मैं एक बात बता दूं पहले कि हम मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपसे ये बात की थी कि हम बेसिकली इस चैप्टर में 2 मेथड्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो 2 मेथड्स में हम पहले जो पढ़ रहे थे वो इंक्रीज नेटवर्थ मेथड था, मगर ये जो हम पढ़ रहे हैं ये कौन सा मेथड है, ये है कन्वर्जन मेथड, ठीक है। ये दूसरा मेथड है जो कि हम अभी पढ़ रहे हैं। अब आगे हमारे जो क्वेश्चंस रह गए हैं वो चंद ही रह गए हैं, थोड़े से ही रह गए, उसके बाद हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे जो टोटल क्वेश्चंस हैं वो हैं 16, ठीक है। तो इसमें से एक क्वेश्चन आप खुद कर लीजिएगा। चलो देख लेते हैं कौन सा इजी है, वो आप कर लेना और बाकी मैं करवा दूंगी। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।